जी आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत दिन के बाद आपसे दोबारा से मुलाकात हो रही है फेसबुक लाइव के ज़रिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक अच्छा सा दिन गुजार चुके होंगे और जहाँ पर अब सुबह हो चुकी है दुनिया के उन खित्तों में अ, उन लोगों को वहाँ सुबह मुबारक, सुबह बखैर। और जो अहबाब पाकिस्तान में हैं यकीनन वो इस वक्त रात के गहरे पैरों में पहुंच चुके होंगे। उन्हें शब बखैर। और उम्मीद करेंगे कि अगले कुछ देर में हम जो गुफ्तगू करेंगे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर उमूमन गुफ्तगू होते नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि उनसे गुफ्तगू हो। हमारे साथ बिल्कुल यहाँ मेरे बिल्कुल मेरे दाहिने हाथ पर बैठे हैं फयाज मलिक साहब। इनका ताल्लुक बार्सिलोना से है। नहायत उम्दा लिखारी हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। साथ ही उनके मौजूद हैं डॉक्टर इनाम साहब। इनका ताल्लुक भी बार्सिलोना से है और ये इंतहाई वेल रेड आदमी हैं, बहुत पढ़ते हैं। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है यूरोप से ही। उनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त सैफ साहब। वो भी बार्सिलोना से यहाँ तशरीफ लाए हैं मुतबादिल के स्टूडियो में। इस वक्त हम मुतबादिल के स्टूडियो में बैठे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि मौसम गर्मा में तो मैं यहाँ मुतबादिल के स्टूडियो के सामने जो गार्डन है वहाँ से आपसे मुखातिब होता रहा, लेकिन मौसम सरमा में ज़ाहिर है यहाँ बाहर बैठना मुमकिन नहीं होता। ख़ास तौर पर शाम के औकात में सर्दी ज़्यादा होती है। तो हम नहीं चाहते कि हम गुफ्तगू करें तो हमारे लहजों में वो सर्दी उतर आए और आप तक वो एहसास गर्मजोशी का पहुंच ना पाए। तो इसलिए हमने सोचा कि इन दोस्तों को यहाँ मुतबादिल के स्टूडियो में मदऊ किया जाए और इनसे गुफ्तगू की जाए कि इनका नुक्ता है निगाह क्या है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात हैं, सियासी भी और दीगर भी। उन तमाम पर गुफ्तगू होने की ज़रूरत है। हमारा मीडिया उमूमन बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर बातचीत करता नहीं और अमूमी हालात में हमारे माशरे में भी कई मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू होती नहीं। तो हमने सोचा कि आज इन दोस्तों से गुफ्तगू की जाए। और ये ख़ास तौर पर बड़ा डाइवर्स किस्म का हमारा ये इस वक्त ये पूरा पैनल है। हमारे दोस्त फयाज मलिक, इन्हें मज़ाहिब और फ़लसफ़े के मौज़ूआत पर दस्तरस है। उसी तरह उनके साथ जो हमारे दोस्त डॉक्टर इनाम बैठे हैं, वो माजी में पाक फौज का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के चूँकि समाजियात के मौज़ूआत पर PhD किया, तो वो यूरोपी और पाकिस्तानी समाज दोनों को जानते हैं। और इस हवाले से उनसे दरियाफ्त करेंगे कि उन्होंने किस अंदाज से दोनों का फ़र्क देखा और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो क्या समझते हैं कि हमें क्या लौटाना चाहिए अपने देश में कि उस मुल्क को हम बेहतरी की जानिब लेके जाएं। उसी तरह हमारे दोस्त सैफ हैं जो खुद एक डिवर्स ओपिनियन के हामिल हैं, बहुत डिवर्स उनकी स्ट्रगल है। तो उनसे भी जानेंगे। वो इस वक्त बार्सिलोना में भी जिस मकाम पर काम करते हैं वहाँ उनका इंटरेक्शन मुख्तलिफ कौमियतों, रंगों, नस्लों के साथ होता है और उन्हें यकीनन उनसे गुफ्तगू करने और सीखने का मौका मिलता है। फयाज, ये बताइए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात देखते हैं, कौन सा ऐसा मामला है जिसको सोचते ही आपको लगता है कि हम शायद अभी 21वीं सदी में नहीं पहुंचे? आतिफ भाई, सबसे तो पहले तो ये बात है कि आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपने वक्त दिया और हम यहाँ बैठे हैं मुतबादिल के स्टूडियो में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। आपने कहा फ़लसफ़े पे दस्तरत है, तो मैं इतने बड़े अल्फाज जो हैं उनका मैं कम से कम बोझ नहीं उठा सकता। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं आप जैसे आप हैं और दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन दोस्तों से मैं सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अपनी मतलब हर बंदा, हर जिंदा इंसान जो है वो देखता है चीज़ों को, उनको अपने तौर से समझने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ अखज़ करने की कोशिश करता है। तो ज़ाहिर मैं भी बुनियादी तौर पे एक सेंसिटिव इंसान हूँ और मैं अपनी सोसाइटी को देखता हूँ, इसमें बाकी दुनिया को देखता हूँ। जैसे अभी हम लोग जब आपकी तरफ आ रहे थे, तो जब हम लोग फ्रांस से बेल्जियम में दाखिल हुए, तो मैं चुप सा हो गया, काफ़ी देर खामोश रहा। तो दोस्त पूछने लगे कि क्या हुआ, अब चुप चुप क्यों नज़र आ रहे हो, क्यों चुप हो, क्यों हो खोए खोए? मतलब क्या हुआ, क्या बात हुई। अच्छे खासे बातें कर रहे थे।
तो मैं, यकीन करें, मैंने इनसे भी यही कहा कि मैं ये देख रहा था कि ये जो सारी जमीन है, सड़कें हैं, ये दरख्त हैं, ऐसा क्या है यार जो वहां नहीं है। मैंने पाकिस्तान के अंदर ट्रेवल किया है, और मैं लिटरली आपको ये बता रहा हूँ कि मैं दुखी हो गया देख के। मैं चीजें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ खराबी कहाँ है, क्या क्या कर बैठी है वहां की आवाम, हम लोग क्या ऐसा, वो कौन सा गुनाह सरजद हो गया, वो क्या जुर्म कर बैठे हम, यही सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन वहां क्या है, कचरा है। वहां क्या है, वहां लाकानूनियत है। वहां क्या है, वहां एक अजीब किस्म की घुटन है, जबर है। आप न बात कर सकते हैं, न कोई सुनने को तैयार है, न हुकाम कोई बात करने देते। लेकिन आपकी नजर में सबसे बड़ा या बुनियादी मसला क्या है जो हमें आज इस मकाम पर लाया, यानी जिसको सोचते ही आपको लगता है कि हम अभी यकीनन 21वीं सदी में नहीं पहुंचे? जहालत, मेरा तो यही ख्याल है कि। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो इल्म है, तालीम है, उसके लिए आज़ादी चाहिए, वो है नहीं। तो वहां जो तालीम याफ्ता लोग हैं, क्या आप उन्हें तालीम याफ्ता नहीं समझते? तालीम याफ्ता लोग तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं अगर मिसाल दूं, जैसे तैमूर रहमान है, वो लाल वाले, उनकी मिसाल दूं तो जो कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, उनको किन मसाइब का सामना है, या उनको किन की तरफ से थ्रेट है, कौन है वो लोग जिनको ये खतरा महसूस होता है कि सवाल किया गया या तनकीद किया गया तो हमारे वो जो एक हमारा दबदबा कायम है वो खत्म हो जाएगा, हमारी जो इजारादारी है वो खत्म हो जाएगी। वही लोग हैं, रुकावट हैं वो लोग। और जहालत किन को सूट। अच्छा, ये क्योंकि हम यहाँ मुतबादिल के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शायद बीच में कहीं अगर इंटरनेट की कमी या खराबी का सामना हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम मौसम गर्मा से मौसम सरमा की शिफ्टिंग के दौरान है, तो वो जो सारा सिस्टम है वो रफ्ता रफ्ता यहाँ मुंतकिल होगा। एक बात बड़ी उम्दा की इन्होंने, और वो ये कि जहालत हमारा बुनियादी मसला है, और जहालत के लिए ये जिस इल्म का जिक्र कर रहे हैं वो इल्म किताबों से ज्यादा, यानी निसाबी कुतुब से ज्यादा सवाल से जुड़ा हुआ है। जब कोई शख्स सवाल करना शुरू हो जाता है, फिर वो निसाबी कुतुब पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो मुताले के लिए मुख्तलिफ शोबा हयाजात या इलाका हयाजात की कुतुब पर उनका मुताला करता है या पढ़ता है, और फिर किसी को भी दुरुस्त या गलत मानने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर पहले उन्हें उंडेलता है उस इल्म को, और उसके बाद फिर अपनी कोई राय बनाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खुद फौज में रहे, आपने यूनिफॉर्म में भी सर्व किया पाकिस्तान के लिए, उसके बाद आप एक तवील अरसे से अब यहाँ यूरोप में भी आबाद हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी तंजीमें या तहरीकें अब जन्म ले रही हैं जो अलल ऐलान ये कह रही हैं कि 70 साल से हमें हुकूक नहीं मिले। अभी गुज़िश्ता रोज ही बनू में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। आपको नहीं लगता कि लोग थकते जा रहे हैं रियासत से अपने जायज और दस्तूरी मुतालिबात करते करते? क्या आपको लगता है कि ये कोई मुनासिब अमल है बतौर रियासत हमारा? सबसे पहले तो आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुतबादिल के स्टूडियो में आपने बुलाया। बॉन जर्मनी से मुखातिब हैं आपसे, और स्पेशली मैं स्पेन बार्सिलोना से आया आपके पास। और दूसरा एक छोटा सा मैं तस्हीह करा दूं कि मैंने यूनिफॉर्म में सर्व नहीं किया, मैंने बीइंग अ सिविलियन फौज में सर्व किया। अच्छा। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि एज ए सिविलियन में ऐसे इलाकों के अंदर भी रहा जहाँ पर स्पेशली। तो फौज में फिर सिविलियन कैसे? फौज में सिविलियन, इस फौज में बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे सिविलियंस जो है वो होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर उसके बाद एजुकेशन कोर है, और इस तरीके से बहुत सारे इस तरह के हैं। तो उसमें मैं एक, आप समझ लें कि बीइंग ए कंसल्टेंट वहाँ पे था। तो मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि मैं बीइंग ए कंसल्टेंट, जब 99 की एस्केलेशन हुई है तो मैं FCNA में भी था। मैंने जंग को भी बड़े करीब से देखा, लोगों के रवैयों को मुझे देखने का बड़ा मौका मिला। और फिर उसके बाद जब आके मैंने यहाँ पे तहकीक शुरू की, तो सोशल साइंस से मेरा ताल्लुक है, तो उसमें यहाँ के लोगों के रवैयों से भी मैं काफ़ी मुतासर हुआ। और फिर अब मेरे पास ये
चीज है, ये मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ के लोगों के रवैये को पाकिस्तान के लोगों के रवैये के साथ अब कंपेयर कर सकता हूँ। खसूसन जो मेरे अपने प्रोफेसर थे डॉक्टर आंद्रू मास्कोनेल, वो खुद हुकूमत का हिस्सा रहे, मिनिस्टर रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो और जहाँ से मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मेरे मामू जी हैं, वो भी हुकूमत का हिस्सा रहे, PMLN के वो MNA अभी भी हैं वो। तो वहाँ के पाकिस्तान का जो एलीट सर्कल और यहाँ के एलीट सर्कल, पाकिस्तान की अवाम और यहाँ की अवाम, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन है। अब जो सवाल आपका है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये रवैयों का फर्क है। बुनियादी तौर पे हमारे रवैयों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ की जो रियासत है, क्योंकि रियासत जो है वो किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई होती है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक रियासत है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया तो रियासत का मुस्तकबिल हम नहीं समझते कि ये कायम रह सकता है। इसलिए जितनी देर तक रियासत है उतनी देर तक चीजें जो है वो ऑर्डर में है। अब रियासत ने अपने आप को आगे चलाना होता है। यहां पर बात आ जाती है फिर रवैयों की। हमारे मुल्क में मैं ये समझता हूं कि जिस रवैये में मुस्बत तब्दीली की जरूरत है वो है बर्दाश्त की। नंबर 1 बर्दाश्त, और नंबर 2 हल करने की सलाहियत, यानी चीजों को हल करने की सलाहियत। अब हमारे यहाँ रवैया ये होता है, एक रवैये की छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक हमने बेकरी बनाई, ठीक है। अब बेकरी के अंदर एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है, और वो साहब अथॉरिटी में है। तो उन्होंने बजाय इसके कि जब उनको सर्व नहीं किया गया तो उन्होंने कहा इस बेकरी को ही बंद कर देना चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो चीज, वो सर्विस उन्हें प्रोवाइड नहीं हुई, ठीक। जबकि अगर हम इसी चीज को देखें यूरोप के हिसाब से, और यहाँ पे कोई साहब हैसियत किसी जगह जाता है और वहां कोई चीज मांगता है, उस बेकरी पे वो चीज नहीं होती, तो वो वापस आके उसकी एक करारदाद पेश करता है और कहता है कि यहाँ पर इस बेकरी में ये चीज इस वजह से नहीं थी, इसलिए इसकी लॉ मेकिंग करते हैं और ये चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो सोल्यूशन की कमी है। हमारे यहाँ इन रवैयों का फुकदान है कि चीजों को हल करना है। सवाल फिर भी वही है कि आप ये देखें कि बहुत सारी तहरीकें हैं। इब्तिदा में मुतालिबात की तहरीकें शुरू हुई, और वो करते करते अब रियासत के खिलाफ नारों या रियासती इदारों के खिलाफ नारों में तब्दील होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या हम इन तहरीकों को संजीदा लें या ये चलते रहें, लोग नारे लगाते रहें, अंदर नफरतें फैलती रहें, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ठीक कर देगा। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इसको हम ज्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। ये चीज प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती। जब भी नफरत होती है, जहां कहीं भी नफरत होती है, तहरीकों को हमें बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें उन लोगों को बुला के उनसे बात करना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनके मुतालबात क्या हैं, क्या वो मुतालबात जायज हैं, हम किस हद तक उनको मीट कर सकते हैं। वही मैं जो अर्ज कर रहा था कि हमें उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, बजाय उनसे कन्फ्रंट्रेशन करने के। वो हमारे ही लोग हैं, वो हम लोग ही हैं बेसिकली, ठीक। किसी वजह से महरूमी है, उस महरूमी को हम कहाँ तक रफा कर सकते हैं, उस महरूमी को हम कहाँ तक खत्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग बहुत जरूरी है और डायलॉग से सोल्यूशन मुमकिन है। डायलॉग करना चाहिए, बात करना चाहिए, उन लोगों को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट से तो बात क्यों नहीं की जा रही? यानी जनवरी में, फॉर एग्जांपल, जनवरी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने इस्लामाबाद में एक इज्तिमा किया प्रेस क्लब के सामने। वहाँ उनका मुतालिबा ये था कि जो नकीब महसूद हैं उनके मावराए अदालत कत्ल की छानबीन हो, और जो अनवार हैं, राव अनवार, जो जिन्होंने वो जाली पुलिस मुकाबला किया और पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ही वो जाली था, उन्हें सजा दी जाए। उसके बाद उनके मुतालिबा ये था कि वो इलाके जहाँ पर कबाइलियों को वापस भेजा जा रहा है, खुसूसन वजीरिस्तान का इलाका, जहाँ पर हमें कहा गया कि ये ऑपरेशन कामयाब था, जहाँ पर लोगों को, सिविलियंस को वापस भेजा जा रहा है, वहाँ पर ज़मीनी सुरंगें साफ कर दी जाएं, या वहाँ पर मौजूद चौकियों में मकामी अफराद के साथ इज्जत का सलूक किया जाए, और ख़वातीन को चेक करने के लिए या उनकी तलाशी के लिए ख़वातीन एहलकार लगाई जाएं, या जो मावराए अदालत कत्ल हुए हैं उनके लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिनकी सरबराही चीफ जस्टिस करें, या जो लापता अफराद हैं और वो हुकूमती इदारों की या रियासती इदारों की कैद में हैं, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर उन पर कोई जुर्म है, उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो उन पर पर्चा काटा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें अदालत से सजा दी जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उन्हें छोड़ा जाए। ये वो मुतालिबात थे
इन मुतालिबात को सुनने की बजाय हमने देखा कि मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। हमने देखा कि उन्होंने जहाँ जहाँ जलसे करने की कोशिश की, वहाँ उन जलसों को नाकाम बनाने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई, या वो जो तालिबात या तलबा थे उनके घरों में नामालूम अफराद के टेलीफोन आना शुरू हो गए कि अगर आप इस जलसे में गए तो आपको उठा लिया जाएगा, आप लापता हो जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा। तो और इस अंदाज के इकदाम करते करते वो यहाँ ले आए कि वो रियासत के खिलाफ भी और रियासती इदारों के खिलाफ भी। चलिए अभी उस रियासत के खिलाफ उस अंदाज से नारेबाजी नहीं है, लेकिन शदीद किस्म का शिकवा जरूर है। लेकिन रियासती इदारों के बारे में खुल्लम खुला अब वो नारे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं अपने लोगों को के साथ बैठने में, और वजूहात क्या है कि हम उनके साथ बैठना नहीं चाहते? वेल, इसमें दो पहलू हैं। एक ये कि जिस तरीके से हमारी रियासत को चलाने वाले लोग ट्रेन किए जाते हैं, तरबियत उनकी होती है, वो तरबियत हकमाना अंदाज की होती है, वो तरबियत पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की नहीं होती। यहाँ पे जब हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप के हम ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, खुसूसन अब मैं एक और आपको मिसाल से आपको समझाता हूँ कि सोल्यूशन यहाँ पर कैसे प्रोवाइड किया जाता है और पाकिस्तान में कैसे किया जाता है। पाकिस्तान में मुझे डोमिसाइल की जरूरत है, मैं फॉर्म लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चक्कर पे चक्कर लगाता रहता हूँ। मैंने क्लर्क से मिलना है, क्लर्क आपको किसी और सीनियर क्लर्क से मिलवाएगा, उसके बाद वो आपको किसी और से मिलवाएगा, फिर ये चीज कम है, वो चीज कम है, फलां है फलां, फिर जी अफसर नहीं है, आप 2-3 चक्कर आप लगाएंगे, फिर आप अफसर के लिए कोई सिफारिश ढूंढेंगे, उससे आप फोन करवाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो अफसर आपकी बात सुन ले। ठीक, तो ये क्या है? ये रवैये की कमी है। अच्छा, और यही ब्यूरोक्रेसी हमें तमाम जगहों पे मिलती है। फौज में भी ये चीज मौजूद है कि रेफरल्स, आप अगर किसी को जानते हैं तो आपके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, आप किसी को नहीं जानते तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। और फौज में ये चीज बहुत ज्यादा है, जिसको वो अपने तौर पे कहते हैं कॉमरेडशिप। ठीक है, तो मेरा अगर कोई दोस्त है और मैंने अपने बच्चे का डोमिसाइल बनवाना है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। लेकिन अगर मैं किसी को नहीं जानता तो हो सकता है मुझे 2 महीने लग जाएं, और फिर ये चीज सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, आपको चेक करना है। उसको अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ से, तो यहाँ जब मैं जाता हूँ अपनी एम्पाद्रोनमेंटो करवाने के लिए, जिसको जर्मनी में आप एनमेल्डिंग कहते हैं, आप राउथ हाउस जाते हैं या हम लोग अपने अजंतामिंतो में जाते हैं, या जिस तरह पाकिस्तान में जिसको कहते हैं सिटी काउंसिल, तो सिटी काउंसिल में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो मेरे सामने 1-to-1 बैठा हुआ है। मैं गया हूं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसने वहीं पे चेक किए हैं, उसने कंप्यूटर में वेरीफाई किए हैं, और आपको लेस देन 3 मिनट्स, लेस देन 90 सेकेंड्स आपके पास आपकी एनमेल्डिंग है या आपकी एम्पाद्रोमेंटो है, जिसको हम पाकिस्तान में डोमिसाइल कहते हैं। सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो तरबियत दी जाती है ब्यूरोक्रेसी को, या जो भी लोग रूल कर रहे हैं जिसको हम रियासत कहते हैं, वो होती है कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक सर्वेंट्स हैं आप लोग, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्टेड है ना, जो गवर्नमेंट के हैं। जो रियासत है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक को सर्विस देगी। लेकिन हमारे मुल्क में जो बुनियादी फर्क ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट अपने आप को नहीं समझते, वो अपने आप को एलीट समझते हैं कि हम इनके ऊपर लगे हुए बादशाह हैं, और बादशाह को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो सोल्यूशन देने में नाकाम है। नो डाउट कि उनमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब नौजवान आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं, और पहले दिन से उन्हें यह बताना शुरू कर देता है, यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन, यू आर गोइंग टू रूल दीज पीपल, यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, रिमेंबर दैट। ये हमारी सिविल सर्विसेज एकेडमी में बताया जाता है, फौज में बताया जाता है कि आपने ओआर से डिस्टेंस पर रहना है। तो जब आप सिखा ही उनको ये रहे हैं कि ये डिस्टेंस पे रहेंगे, तो आप जब आप एक अरसा गुजारने के बाद आप की पोजीशन पे होंगे तो आप कैसे उन्हें सोल्यूशन देंगे? अच्छा सैफ, ये बताइए कि आप पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में किस इलाके से ताल्लुक है? मैं सर इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद। और अब आप कितने अरसे से मुझे यहाँ तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। क्या फर्क देखा आपने? आप नौजवान हैं, आपको क्यों आना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा पाकिस्तान? असल में हमारे पाकिस्तान छोड़ने की, हम जैसे नौजवान लोगों के उसमें डिफरेंट रीजंस हैं। मैं हालांकि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की इस्लामाबाद से, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, हमारे यहाँ जो सर्विसेज है, सुपीरियर सर्विसेज भी कहते हैं, इन लोगों के रवैयों में डिफरेंस, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन हमारे दरमियान जो सबसे ज़्यादा मेन जो इश्यूज आते हैं वो है हमारे अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। रवैयों में तब्दीली है। रवैयों में क्या तब्दीली है? हम एज अ नेशन देखें तो हम खुद भी किसी की बात सुनने और समझने से आ रही हैं। हम सिर्फ नहीं, लेकिन आपने क्यों छोड़ा? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि छोड़ने की वजह यह है कि हम लोगों को अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सेव नज़र नहीं आता। वही डॉक्टर वाली बात है, कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों के ऊपर मुसल्लत है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अपने हक में ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
और आपको अपना आगे कुछ ऐसा फ्यूचर नजर नहीं तो आता। पाकिस्तान के कितने नौजवान हैं जो हमने देखा इंतहाई खतरनाक बल्कि खौफनाक बल्कि हलाकत खेज रास्तों से वो बलूचिस्तान से होते हुए ईरान और ईरान से तुर्की और फिर तुर्की से वो रबर बोट्स के जरिए यूनान, उसी तरह शिमाली अफ्रीका से बहुत सारे लोग लीबिया की तरफ, ये खौफनाक रास्ते हैं। सैकड़ों दर्जनों अफराद पाकिस्तानी शहरी वो हलाक हो चुके, मारे गए, रास्तों में मर गए, किसी को गोलियां लग गई, कोई बीमारी से मर गया, कोई भूख से मर गया, कोई सर्दी से मर गया। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शहरी वो सर्बिया में फंसे हुए हैं, कई रोमानिया में फंसे हुए हैं। लोग निकलने की कोशिश करते हैं, अपना घर बार बेच के, वालदैन के जेवरात बेच के वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह से हम मुमलिकत खुदादाद से निकल जाएं। आप मुझे ये बताइए कि नौजवान, एक तो आपने बताया कि फ्यूचर का मसला है कि फ्यूचर यकीनी सूरत हाल कैसे करनी, तो यहाँ पर कौन से लालो गोहर हैं? सर इसमें कुछ शक नहीं है कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं ऐसा लाल गोहर या इस तरह की कोई चीज, लेकिन हमारा यहाँ पे फ्यूचर सेव है। हमें अपना कोई भी काम करवाना है, हम उसके लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं ढूंढेंगे। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की, हमें पाकिस्तान में कुछ भी करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, हमें कोई सोर्स चाहिए, हमें कोई लिंक चाहिए, कोई ना कोई हमारा एक सोर्स हो, एक रेफरेंस हो, हमें वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में जाना है, हमें यहाँ पे किसी भी किस्म का अपना कोई दफ्तरी काम करना है, हमें पता है हमारा काम का टाइम है, हमने अपनी जो है वो शिफ्ट करनी है, अपने काम करने हैं। इसके अलावा हमें किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लाइफ गुजारने के लिए, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का बहुत अच्छा मौका जो हमें यहाँ मुयस्सर है वो हमारे यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। वहाँ पे लोग इसलिए कोशिश करते हैं, इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सिक्योर नहीं है। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे उन्हें किसी भी काम के लिए एक अच्छे ताल्लुक, एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना किसी भी जगह पे जाके अपना काम करवा सकें। आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ अगर आप ये देखें कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं तो भी वो आपके लिए इनफ नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा कमेंट उस सवाल पे करना चाहता हूँ जो आपने डॉक्टर साहब से भी पूछा था। रियासती इदारे या रियासत के खिलाफ अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या है? मेरा ख्याल है तो भाई सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि रियासत क्या है और रियासती इदारों का उसके अंदर क्या रोल है, और रियासती इदारों का अवाम के साथ रिश्ता क्या है, उनको क्यों फॉर्म में लाया जाता है, उनकी जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि इदारे भी तो कोई इंसान ही चलाते हैं ना। तो अगर हम इन चीज़ों को समझें तो फिर शायद हम इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि लोग क्यों निकल रहे हैं। अब जहाँ तक कबायली रस्म व रिवाज हैं उनका ताल्लुक है, सकाफत है वहाँ की, लोगों के रहन सहन है लोगों का, अगर रियासत उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, अगर लोगों को रियासत के साथ डील करने में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रियासत वहाँ बेगानी है। बेगानी रियासत जो है वो जबर होती है, वो रियासत नहीं होती, वो साम्राज्य होता है, वो काबिज़ शय होती है। माज़रत के साथ वो जो भी हो, जितना भी मुकद्दस हो, वो रियासत उन लोगों की रियासत नहीं होगी। अगर लोग निकलेंगे ये कहने के लिए कि हमें आप आजादी दें, हमें ऐसे जीने दें, वो कौन सी रियासत हमें है अमन दें जिसको लोगों को कहना पड़ रहा है? रियासत तो इदारे किस लिए होते हैं? मेरिट कायम करने के लिए, सर्व करने के लिए, या उन लोगों को अपने अंदाज से चलाने के लिए। ये जिन लोगों की वजह से खराबी थी वहां, ये लोग कहां से आए? कहीं से उतरे? किसके पैदा करदा हैं ये लोग? किसने पैदा किए और वहां मुसल्लत किए? मेरी बार्सिलोना में मुकीम जो उस एरिया के लोग हैं उनसे बात हो चुकी है, मुख्तलिफ लोगों से, और आप हैरान रह जाएं। आप तो खैर सुनते रहते हैं, मैं जब वो सुना पहली दफा तो मैं हैरान रह गया। हमारा ताल्लुक उस रीजन से है जहां सब हरा पढ़ाया जाता है, सब मुकद्दस पढ़ाया जाता है, सब कमाल समझाया जाता है, हर तरफ सोना उगला जा रहा है, पहाड़ अजीमो शान है, और इस तरह की बातें बताई जाती हैं। हकायक जो है वो बड़े तल्ख और बड़े बड़े घिनौने किस्म के हैं। और ये जो तहरीकें इस तरह की पैदा होती हैं, ये वैक्यूम होता है, ये वो बुखार है जो साइन है कि कहीं इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन की तरफ बढ़ें, उसको दुरुस्त करें। अगर ना करेंगे तो तारीख गवाह है, मिट गई कौमें, बर्बाद हो गए।
फिरौन था, 3000 साल तक उन्होंने राज किया, कहाँ है आज? लोग निकरे पहन के उधर तस्वीरें बना रहे होते हैं सयाह वहां जाके, कहाँ? वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ये होश के नाखून लेने की जरूरत है, अगर कोई ले सकता है तो। और होश के नाखून लिए जाएंगे जब अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं, अपने नुमाइंदगान चुनने के। अच्छा, मजे की बात है वो हुकूक भी नहीं मांग रहे, पश्तूनों की डिमांड तो हुकूक भी नहीं, वो कह रहे हैं हमें सिर्फ जिंदा रहने दिया जाए। नहीं, जो दे नहीं रहे उन्हें पता है कि अगर ये जिंदा रहने दिया गया तो अगला दर्जा यही होगा। उसके बाद आप देखें ना कि दुनिया के ऊपर तारीख मौजूद है, आप जहां बैठे हैं, जो यहाँ हो चुका है आज से 300 साल 400 साल पहले, वो वहां या कहीं और हो रहा है। तो अगर हो रहा है इसी तरह से, तो इसका मतलब नताइज भी वही निकलेंगे, जो मर्जी कर लें नताइज वही निकलेंगे, ये तय है। माजरत के साथ अगर मुझे आप इजाजत दें, मैं सिर्फ बता दूं कि नाज़रीन आप देख रहे हैं मुतबादिल की हमारी बैठक। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज मलिक साहब, डॉक्टर इनाम साहब और सैफ। ये इन तीनों दोस्त हमारे बार्सिलोना से हमारे पास यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों को, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से है, उनके साथ बैठें और उनसे गुफ्तगू करें और उनसे ये भी जानेंगे कि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रही है और वहाँ पर लोगों के ख्यालात क्या हैं। क्योंकि हमारा परसेप्शन यही है कि बार्सिलोना में मौजूद ज़्यादातर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इल्मी या तख्लीकी उसमें अफराद की तादाद कम है। वहाँ ज़्यादातर मजदूर या जो सिर्फ नौकरी के लिए जो मुल्क छोड़ने वाले लोग हैं या कम तालीम याफ्ता अफराद हैं वो मौजूद। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये अच्छा, एक सेकंड। और आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी ये जो हमारी बैठक है इसे अपने अपने पेज पर, जो पेजेस वाले दोस्त हैं वो पेजेस पर, जो ग्रुप्स वाले दोस्त हैं वो ग्रुप्स पर, और जो आम अफराद हैं वो अपने अपने प्रोफाइल पर शेयर कर दें ताकि दीगर अहबाब तक भी हमारी बात पहुंच जाए। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हम रियासत को सिर्फ एक हवा बनाकर पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग हैं उससे कोई डिनाई नहीं है, बिल्कुल प्रेवलेंट है, हमें मालूम है ये सब कुछ है, और सोल्यूशन हमें कोई बाहर से आकर नहीं देगा। ठीक, हमारे रियासत के अंदर ही एक इस तरह की मशीनरी है, खुसूसन क्योंकि मैं फौज को बड़ी करीब से मैंने देखा है, हमारे अंदर ही ये चीज मौजूद है कि हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, जिसकी एविडेंस अब ये मौजूद हमारे सामने आ रही है कि सिर्फ ऊपर से जब हम चंद जो की पीपल हैं उनको हम तब्दील करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस, उस इदारे की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाती है। कौन सा इदारा जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है? नादरा, फॉर एग्जांपल नादरा, क्योंकि अभी ये जो रिसेंट वॉर ऑन टेरर थी, इसके अंदर जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है इसमें नादरा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो फेक आईडीज और इस टाइप की चीजें थी उसको बेहतर किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है। तो मैं क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक तरीके से रियासत को, या आप ये समझ लें कि मैं रियासत को डिफेंड करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो मैं अपना जी बिल्कुल तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के आपको दूंगा। वैसे रियासत को डिफेंड करने की जरूरत, क्योंकि ये रियासत के मुखालिफिन बैठे हैं। ऐसा क्या नहीं, किया मैं रियासत ने कि आप मैं ऐसा- समझते हैं कि उसको डिफेंड करना समझ- चाहिए? उसी रियासत मैं में ऐसा- कह रही है ना। जी, रियासत को बिल्कुल। डिफेंड करने की जरूरत क्या जी। है? क्योंकि हम सब उस रियासत का ही हिस्सा ऑन है। करते हैं तो हमें रियासत को, क्योंकि मुझे इजाजत दीजिए। जी। डॉक्टर, हम रियासत को डिफेंड करने की इस लिहाज से कोई जरूरत नहीं है कि हम ही रियासत हैं। जी बिल्कुल। कोई ऊपर से कोई मरीज से तो लोग मंगवाए नहीं हमने, ना हमने कोई किसी दूसरे मुल्क से दरामदी ड्यूटी पे महसूलात पे करके, ये फौज है तो ज़ाहिर है हमारी अपनी फौज है, ये जो हुकूमत है तो ये भी हमारी हुकूमत है, ये अदालतें हैं तो ये भी हमारी अदालतें हैं, ये करप्ट हैं या फौज के जर्नैल हमारे मुल्क की पॉलिसी बना के हमें नुकसान पहुंचाते रहे हैं, या हमारे मुल्क के टूटने का बायस बने हैं, या हम यहाँ पर दस्तूर तोड़ के मार्शल लॉ लगाए हैं, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। वो जराइम, संगीन जराइम मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि अयूब खान पाकिस्तानी नहीं था या खान पाकिस्तानी नहीं था। जी बिल्कुल। तो रियासत तो है, अब रियासत के अंदर ही है, बिल्कुल। तो रियासत को दिफा करने की जरूरत नहीं। हम सब जहां पर पाकिस्तान या पाकिस्तानियत, और दूसरी बात मेरे ख्याल में यहाँ पर फयाज भाई मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँ, हम जब भी हम समझते या रियासत का लफ्ज या पाकिस्तान का लफ्ज, हमारे दिमाग में हमेशा जमीन क्यों आती है? अफराद कभी हमारे यहाँ जमीन आती है, हमारे यहाँ इदारे आते हैं, हमारे यहाँ हुकूमत आती है, पार्लियामान, हमारे यहाँ कभी भी उस मुल्क पर बसने वाले लोग क्यों नहीं आते? ये जो शिकायत कर रहे हैं, क्या ये मरीख से हैं? अगर इस मुल्क की फौज मरीख से नहीं आई है तो ये जो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं ये कहां से आए? ये एहतजाज किसके पास करें?
फयाज भाई, डॉक्टर साहब और आप तीनों, एक बड़ा सादा सा इंसानी सवाल है, मैं इंतहाई न्यूट्रल अंदाज से बात करना चाहता हूं। एक शख्स है, उसके घर से कोई बच्चा अगवा कर लिया गया, मैं ये भी कहने को तैयार हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल था, मान लिया सबसे बड़ा दहशतगर्द था, मगर वो लापता कर दिया गया है। घर वालों को मालूम नहीं है कि वो क्यों, कौन, क्या हुआ है, अगवा कैसे हो गया। अगर जुर्म किया है तो आप ज़ाहिर पर्चा काटेंगे, अदालत में पेश करेंगे, अदालत सजा दे देगी, सब बहुत अच्छी बात है, मुल्क है, मुल्क का कानून है, कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी दहशतगर्द के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, किसी मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस पर तो हम तमाम इंसानों का इत्तेफाक है, आप ये नहीं कहेंगे कि किसी मुजरिम को माफी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स को बगैर मुकदमा कायम किए उठा लिया जाए, रियासती इदारों की गाड़ियां आए, वो जो जिसको पाकिस्तान में और डाले कहते हैं, डालों में आए लोग, लोगों के सरों पर कपड़े चढ़ाएं, उन्हें ले जाएं, माँ बाप पूछें कि कहाँ लेके जा रहे हो, कहें कोई बात नहीं होगी, ना वो बताएं कहाँ जा रहा है, ना वो बताएं कि इसको गिरफ्तार किया कि नहीं किया, ना वो ये बताएं कि जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ, क्या जुर्म किया, कुछ नहीं, वो गायब हो जाए। वो अफराद थाने में जाएं पर्चा कटाने के लिए, उनका कोई पर्चा काटने को तैयार ना हो, वो जाएं अदालत में पर्ची लेके कि हमारे बुनियादी हुकूक है, ये तो मेरा बुनियादी हक है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो अदालत बात ना सुने, वो प्रेस क्लब के सामने जाके एहतजाज करें कि मेरा बेटा गायब है, खुदा का वास्ता मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, तो उनको वहां डंडे मारे जाएं। हमें यहां पर रियासत को दिफा करना चाहिए या उन लोगों को? आतिफ भाई वेरी गुड। अभी मैं वन बाय वन मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बताऊं। सबसे पहली बात तो ये कि रियासत का दिफा, ठीक, दिफाई पोजीशन में इंसान तभी आता है जब उसके ऊपर अटैक किया जाए, और जब भी हमारी आवाम, ये उसका राइट है, हमारी आवाम का, हम लोग ही हैं, हम लोगों को ये राइट है कि कोई चीज जब हम गलत होती हुई देखें तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करें, ठीक। जहां तक ये बात है, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्होंने एहतजाज किया, लोगों को अगर उठाया गया, जो मिसिंग हुए उनके बारे में बिल्कुल रियासत को जवाबदेह होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए नहीं सर। आपका जो लापता अफराद का जुडिशल कमीशन है जावेद इकबाल साहब की सरबराही में, वो ये कह रहा है कि मुशर्रफ ने 6000 अफराद को, 6000 पाकिस्तानियों को डॉलर लेकर अमेरिका के हवाले किया, ऑन द रिकॉर्ड 6000 पाकिस्तानी। मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने एक ऐसा खानदान भी अमेरिका के हवाले किया जिसमें एक 6 महीने का बच्चा था, एक 6 महीने का बच्चा था। इस बात से कता नजर कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था, उसामा बिन लादेन ही क्यों ना हो, या उससे भी बड़ा कोई दहशतगर्द हो सकता, तो क्या किसी भी ताकत को यह हक हासिल है कि बगैर मुकदमा कायम किए किसी शख्स को मावरा अदालत मार दे? हम अमेरिका पर यही तो तनकीद करते हैं कि अगर आपके 40 कमांडोज ना उतरे हैं तो आप उसामा बिन लादेन को मार क्यों रहे हैं? आप उसकी टांग पे गोली मार के उसको जख्मी कर देते, अदालत में लेके जाते, उस पर मुकदमा चलाते, अगर उसने जुर्म किया है तो वहां जुर्म उस पर साबित करते, और उसामा बिन लादेन को फिर आप बेशक सूली पे चढ़ाते। देखिए जी, मैं वही तो अर्ज मैं खत्म करता हूं, सिर्फ सादा से मेरा सवाल ये है, उस मुशर्रफ आपके सामने कह रहे हैं, मुशर्रफ टेलीविजन पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमें जाने नहीं दे रहे थे, हम जो उनके बकौल कोर्ट राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब थे, उन्होंने अदालतों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, इसलिए मैं बाहर चला गया। किसी पर क्या कोई मुकदमा होगा? यहां इस मुल्क के मुजरिम वो हैं जिन्होंने 1 या 2 या 10 कत्ल किए हैं, या डकैती मारी है, या चोरी की है, या वो हैं जिन्होंने इंसानों को, इंसानियत का जुल्म किया है, इस मुल्क के दस्तूर को तोड़ा है, इस मुल्क के कानून को तोड़ा है, और तमाम इंसानों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए हैं, जंगी जराइम किए हैं, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं, क्या उन पर कोई मुकदमा होगा? वेल, पहली बात तो जहां से हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस की, कि डिफेंस की जरूरत तभी पड़ती है जब एक अटैकर मौजूद हो। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं अवाम की, अब हमारे एहतजाज करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज, अवाम की चीजों को हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कई दफा ऐसा हुआ, मसलन एक ऐसे मौके के ऊपर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कार खड़ी भी है और एक मॉब आया है और मॉब आके गाड़ियों को तोड़ रहा है, उसमें मेरी गाड़ी भी डैमेज हो गई, ठीक है। उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है, अवाम या रियासत? चलें हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि रियासत उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि रियासत ने यह मौका दिया कि अवाम नाराज हुई और अवाम ने आके अटैक किया, पहली बात। दूसरी बात ये, बिल्कुल, यानी जो रियासत है वो भी अवाम ही की बनाई हुई है, अवाम में से ही निकली हुई है। यहां पर फिर जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ट्रेनिंग का हमारा थोड़ा सा फर्क है और इसको हम बेहतर कर सकते हैं। अब होता यह है कि जिसको हम कहते हैं, एक चीज जिसको
एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR, और जिसको हम लोग उर्फियाम में अपने इदारों में हम लोग उसको कहते हैं कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज, ठीक, वो लेने के लिए हमें ये कहना पड़ता है ऑल ओके। और ऑल ओके, अब मिसाल के तौर पे एक साहब, अब मैं किसी रैंक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ना तो फौज की बदनामी चाहता हूं, ना फौज के खिलाफ हूं मैं। अब एक शख्स को एक ड्यूटी दी जाती है कि आपने यहां पर IS सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि आपको जो भी करना पड़े आप उसको करें, लेकिन मुझे यहां पर अमन चाहिए। अब उस शख्स के पास क्या इतनी ट्रेनिंग है? अब एक 23 साल का नौजवान बच्चा, ठीक, एक IS ड्यूटी के ऊपर लगा हुआ है और वहां पर एक मॉब आता है, क्या आपने उसको ये तरबियत दी है? अब उससे ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जो 40 साल का है, और उससे ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जो 55 साल का है, और उससे ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जो 60 साल का है। 60 साल का शख्स ये जानना चाहता है कि ये चीजें सिक्योर हैं, और उस बच्चे के पास वो तरबियत नहीं है। और उस बच्चे को जब ये पता चलता है कि 60 साल के बंदे का मेरे पास कॉन्फिडेंस है और मैंने अपनी ACR बेहतर करनी है, क्योंकि जब मैं 60 साल का होऊंगा तो मैं उस सीट के ऊपर बैठूंगा, तो वो फिर फायर का भी ऑर्डर देगा और वो तहस नहस कर देगा। तो यहाँ पे फिर मैं वही बात करता हूँ कि यहाँ पे रियासत जो है वो फॉल्ट के ऊपर नहीं है, हम लोग फॉल्ट के ऊपर है, हमारे रवैये फॉल्ट के ऊपर। सर मैं आप क्या आपकी राय में? मुझे तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की ये बात है ना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरा ख्याल है ये बार्सिलोना में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसकी वजह ये है कि इनके साथ इख्तिलाफ किया जा सकता है। और मैं तो आप क्या समझते हैं? हमारे यहाँ एक तबका है बशमूल हसन निसार साहब की, वो समझता है कि इस मुल्क की तबाही की तमाम तरह जिम्मेदार इस मुल्क की आवाम है। हमने ही तबाह किया है, अपने हुकूक भी हमने खुद मुअत्तल कर लिए हैं, इस मुल्क का दस्तूर भी हमने खुद तबाह किया है, इस मुल्क के जो इदारे हैं वो भी हमने पाकिस्तान की आवाम ही सबसे बड़ा जो इस मुल्क के मुतासरीन हैं, क्या वही इसके मुल्क के जालिम भी हैं? अब ये इनकी राय है, इनका क्या हल हो सकता है? ये कहना चाह रहे हैं कि भेड़ें जो हैं इनकी गलती है जो भेड़िए इनको फाड़ खाते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ किता कलामी की, लेकिन हम भेड़ और भेड़िया नहीं है, वो हम या तो हम सारे के सारे भेड़े हैं जिनमें से कुछ बेहतर भेड़े हैं, मिसाल सारे के सारे भेड़े हैं जो कुछ बेहतर भेड़े हैं। अशराफिया अगर हम अवाम है तो अवाम है। मिसाल दी है। अब इसको आप यूं देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि जिनके पास इख्तियार है जी बिल्कुल, जो काबिज हैं, नहीं काबिज नहीं, बाइख्तियार। बाइख्तियार क्या होता है? बाइख्तियार इख्तियार का होना क्या है? इसका कब्जा आपका है। इस कमरे के अंदर आपका इख्तियार है, तो काबिज कौन हुआ, मैं या आप? नहीं, काबिज नहीं, काबिज वो होता है जो किसी चीज से कोई चीज छीन ले। भाई अगर हम दोनों एक जैसे इंसान हैं, बराबर के इस कमरे के अंदर रह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये कमरा भी बराबर का तकसीम होना चाहिए मेरे और आपके दरमियान। और अगर इख्तियार आपके पास है तो आप हाकिम, मैं महकूम, आप काबिज और मैं नहीं, हाकिम और महकूम बात समझ में आती है। मकबूजा वाली बात से मैं बिल्कुल बहुत माजरत के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत तकरीम के साथ, आप ना भी करें तो आप मकबूजा में और हाकिम में फर्क होता है। अब आप इसको यूं आप इसको इसी डेफिनेशन को आप कश्मीर पे अप्लाई करके चेक जब कर एक जगह आपका दिया हुआ हुक्म चल रहा हो और आपके हुक्म को मैं चैलेंज करके अपना हुक्म राइज कर दूं तो वो हाकिम, ठीक है। जब हाकिमियत तब्दील होती है तो वो जगह मैं मौजूद हूँ, मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ और मैं लापता हो जाता हूँ, तो हाकिम काबिज कौन है? हाँ, लापता होने की सूरत में तो हम लापता अफराद की बात करें। नहीं, आप इस चीज को कश्मीर पे अप्लाई करके देखिए, फिर देखते हैं कि आपकी डेफिनेशन कहाँ खड़ी होती है। जाके आप इसी चीज को कश्मीर पे ले जाइए, अगर वहां ये मेरी कही बात आपको सही लग रही है तो ये यहाँ भी सही। मैं फिर यहाँ पर आपको इसी रवैये की बात आपको बताता हूँ। हम लोग बहैसियत कौम में, हसन निसार साहब मेरे यानी उस्तादों में से हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, और मैं उनसे इस बात तक बहुत ज्यादा मैं इत्तफाक करता हूँ। हमारी आवाम का रवैया क्या है कि हम 4 लाख अफगानियों को पाकिस्तानी नहीं बनाना चाहते। हम 3-3.5 लाख बंगालियों को, मैं उन्हें बंगाली नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वो पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक बंगाल से था, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए वो यहां पर आए थे, हमने उन्हें आज तक कोई स्टेटस नहीं दिया, ठीक। अब कश्मीर की जो आपने बात की है ना, वहां पर 1.5 करोड़ है, तो वो लोग जिनको ये 3-4 लाख लोग मंजूर नहीं है कि वो 1.5 करोड़ को पाकिस्तानी बना लेंगे, वो जो नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वहां से कब्जा खत्म कर। जिन जगहों का आपने जिक्र किया है उन्हें किसने रोका है? पाकिस्तान। रवैयों की बात हो रही है ना, रवैया।
वहां भी मुजरम वही है सर, वहां भी आपको पर्दे के पीछे वही लोग नजर आएंगे। अभी रिसेंटली जो सियासी उथल पथल हुई है उसमें क्या हुआ है, पिछले कुछ अरसे से जो नवाज शरीफ की सारी करप्शन निकल के सामने आई और ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है, अदालतों ने एक अपना वो तमाशा लगाया और एक अजीब किस्म का क्या बैठा है। अब पार्लियामान में कौन बैठे हैं, पार्लियामान में कौन बैठा है, काफ लीग ही बैठी है, वही जो 30 साल से बैठे हुए थे पीछे, वही लोग हैं जिनको मुशर्रफ साहब के दौर में इधर से उधर किया जाता था। क्या क्या बदला क्या है, इक्तदार किसके पास है? जब ये अभी जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी तो अपना रहील शरीफ साहब ने मदद की, कहाँ है रहील शरीफ साहब, कहाँ है? आर्टिकल 6 एक बड़ा वो सुना जाता है, वो होगा किसी पे अप्लाई, किसी से पूछा जाएगा, कौन पूछेगा, कौन पूछेगा? आकाश जावेद भी बार्सिलोना से कह रहे हैं कि सैफ आप, वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि अवाम ऐसी क्यों है और किन वजूहात की वजह से ऐसी हुई है, जबकि ज़ाहिर ऐसी अवाम ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, पुरअमन तहरीक से पाकिस्तान की तख्लीक हो गई थी। तो एक ऐसी कौम, क्या उस वक्त वो पढ़ी लिखी थी, बाद में जाहिल हो गई? पुरअमन तख्लीक थी जी बिल्कुल पुरअमन थी। तख्लीक के बाद जो कत्ल हुआ उसको छोड़ दें, लेकिन तख्लीक तो पुरअमन थी। तख्लीक से पहले कौन से कत्ल हुए हैं? सियासी तहरीक थी, एक सियासी तहरीक थी वो। जिन्ना साहब एक सियासी लीडर थे। वो जो हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात वो तो हिंदू और मुस्लिम कुछ फसादात तो तकसीम के बाद हुए ना, जब वो हिजरत हो रही थी। तकसीम से पहले तो जो तहरीक चल रही थी, करारदादे पाकिस्तान जब पेश की गई थी, तो क्या हिंदुओं के जत्थों ने हमला किया था उस पर? तब तक तो सब या जब कांग्रेस वो अपना दिन मनाती थी, तो क्या मुसलमान जाके वहाँ बम फोड़ते थे? मेरे ख्याल में कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन मंदिरों में से गाय का गोश्त निकलना और मस्जिदों के अंदर जो है वो कुत्ते को फेंक देना और इस टाइप के, उस पर मैं तफसीली बात करूंगा। वो मैं अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, वो चर्चिल की मुलाकातों में, उसमें उन पेपर्स में जो बर्तानिया की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, डिवाइड एंड रूल, उसमें एक खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ 1946 में जब कलकत्ता में मुस्लिम और हिंदू फसादात शुरू हुए 1946 में, तो बरतानवी फौज को कहा गया कि आप इसमें इंटरवीन ना करें, इनको होने दें, क्योंकि ये होंगे तो पाकिस्तान बनेगा। ये बरतानवी फौज के खुफिया डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम फसादात होने दें, उनको फैलने दें, फौज पीछे हट जाए। यानी बरतानिया की फौज वहां मौजूद है, उसको कहा आप इसमें इनको होने दें, क्योंकि होंगे तो पाकिस्तान बनेगा। हम बफर स्टेट बनाना चाहते हैं। खैर, तो आप ही बताइए कि क्या पाकिस्तान की आवाम उस वक्त ठीक थी, 47 में ठीक थी, और अब खराब है? अब वो हम नारे सुनते हैं कि वो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं, अब वो समोसे वाले रोटी पे वो नान रख के, और पता नहीं नान वाली रोटी पे रोट। तो ये 47 में अगर हमारी कौम एक पाकिस्तान बनाती है, और आज की कौम हमारी बकौल हसन निसार जैसे दानिश्वरों के वो बिरयानी की प्लेट पे बिक जाती है, तो पहली बात यह कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा किन वजूहात पे, किन्होंने बनाया इस कौम को ऐसा जो ऐसी नहीं थी? इसमें काफी सारी वजूहात आ जाती हैं दरमियान में। अब इशू ये आता है कि जैसे आपने भी बात की, ये कौम ऐसी थी नहीं, लेकिन इनको मुझे जो फील होता है कि डिवाइड एंड रूल, इन लोगों को बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। हर किसी ने, पॉलिटिशियन रहे हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी ले लें, जितना भी हमारे पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा है, इन लोगों ने हमारी आवाम को अपने इंटरेस्ट के लिए अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया है। फिर चाहे उसके लिए बिरयानी की मदद ली है, या कीमे वाले नान है, या लोगों को रिश्वत दी है, नौकरियां दी हैं। आपको पता है जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, लोगों को ऑफर्स आती हैं, जॉब्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने उसके पीछे लगा लिया है। उनको पता है कि इनको डिवाइड कैसे करना, और इनको रूल कैसे करना, और इनका इस्तेमाल कैसे करना अपने इंटरेस्ट के लिए। तो पाकिस्तान बनते वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन अब ये लोग भी इन लोगों की ऐसी बातों में आ चुके हैं कि अपने हक पे भी बोलना चाहें तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे भी नहीं हो रहे। बात तो यह है कि अगर कोई एक इशू है, तो कम से कम सारे मिलके उसके खिलाफ इकट्ठे होकर आवाज तो रेज करें ना। अब मुझे जहां पे मेरा इंटरेस्ट है, मैं बैठ जाऊंगा, और ये जो दो लोग हैं मैं इनको अकेला लड़ने के लिए छोड़ दूंगा। तो हम लोगों को एज अ कौम भी ये जरूरत है कि हम हजूम ना बने, हम एटलीस्ट किसी एक कॉन्फ्लिक्ट पे इकट्ठे तो खड़े हों। अच्छा, एक मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मजमूई हालत है, मैंने पहले भी बराह रास्त सवाल नहीं किया था, मैंने पहले इनडायरेक्ट सवाल किया था, मैं ज़रा और वाज़ेह अंदाज से करना चाहता था कि इस पर बात हुई। बड़ा अहम सवाल है, पाकिस्तान की तख्लीक करने में जो
खास तौर पर जो उनकी कुर्बानियां हैं महाजरों की, वो गैर मामूली कुर्बानियां हैं। अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चे और खानदान कटवा के जो लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो अब 70 बरस गुजरने के बावजूद वो आज भी कई तरह के तानों का शिकार है। उन्हें बहुत सारी शिकायत है। उसी तरह गुज़िश्ता रोज में सिंधी, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस में था, वो सिंधी भी हमसे शिकायत करते फिर रहे हैं। जो बलोच हैं वो ये कहते फिर रहे हैं कि हमें ज़ाहिर पाकिस्तान की रियासत ही कबूल नहीं है, आपने हम पर नाजायज कब्जा किया था। अगर हम 70 सालों में उन्हें भाई बना लेते, उनके दिल जीत लेते, तो हमें न सुनना पड़ता। पश्तून है, सराइकी हैं, कश्मीरी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की हालत का आलम ये देखिए कि वहाँ हर साल एक एक्ट जारी होता है जिसमें लिखा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई शहरी पाकिस्तानी शहरी नहीं होगा, इसलिए वो पाकिस्तान में कोई किसी भी इलाके में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी शहरी गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी नौकरी कर सकता है और जायदाद भी खरीद सकता है। और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो खुद ब खुद उनका एडमिनिस्ट्रेटर भी है, यानी द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्या ये मैसेजेस जो हम दे रहे हैं और मुसलसल देते जा रहे हैं, हम खुद नहीं डिवाइड कर रहे अपनी मुल्क को, अपनी कौम को? वेल, सवाल ये बड़ा खूबसूरत है। पहली बात ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसी के आगे कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो इलाका है, ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि जो कश्मीर के ऊपर जो राज था वो एक राजा का था और उसका जो उसके इल्हाक का प्रॉब्लम है। लेकिन जो गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका है, ये एक बहुत लंबे अरसे तक कम्युनिकेशन गैप का शिकार रहा है। यहाँ पर रोड तक नहीं थी, रोड लिंक भी नहीं था यहाँ पे। और इन लोगों ने यहाँ पर जो डोगरा राज था उसके खिलाफ इन्होंने जब पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने खुद यहाँ पर अपनी तहरीक चलाई थी। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वहां पर जब भी रूल रहा है, ये तो अब आके कुछ देर से कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी तो दे सकते थे, हम उन्हें अपनाइयत का एहसास तो दे सकते थे, हम उनके रिसोर्सेज पे उन्हें हक तो दे सकते थे, हम उन्हें ये बावर तो करा सकते थे कि आपको हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम आप हमारे शहरी नहीं बन सकते तो भी आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस दिन रायशुमारी होगी आप खुद बहुत आके जुड़ जाएंगे हमसे। लेकिन हम ये पैगाम 70 साल में देख क्यों नहीं पाए? गुफ्तगू के आगाज में ही जो मैंने अर्ज किया था, और मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूं कि हमारे अंदर एटीट्यूड की कमी है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की। और हम जो इसका हल है वो यही है कि जब भी हम अपनी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग करते हैं, हम अपनी फौज की ट्रेनिंग करते हैं, या उन लोगों की जिनको हमने हुक्मरान बनाना होता है, हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे अतालीक हैं, हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की ट्रेनिंग दें। क्योंकि ये तो कोई हल नहीं कि हम कन्फ्लिक्ट करें, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? हमारी यही आवाम और ज्यादा सफर करेगी, यही लोग। ठीक, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि बजाय एक नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियासत को सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए और वो टेबल के ऊपर करना चाहिए। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो लोग मिसिंग होते हैं उनको लाजमी उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, उनको किस कानून के तहत उठाया गया है वो कानून बताना चाहिए, किस जुर्म में उठाया वो जुर्म बताना चाहिए। ये बुनियादी और अगर कोई नहीं बताता तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? लेकिन ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि बिल्कुल लॉलेसनेस नहीं। आप ये सिर्फ बताइए कि अगर कोई शख्स, हमारे मुल्क के शहरी लापता होते हैं और हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट एक अज़खुद नोटिस लेती है और उस अज़खुद नोटिस में वो ये कहती है कि मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरे मुल्क की एजेंसियां लोगों को उठाती हैं और केस खत्म। आप मुझे बताइए क्या करें, अवाम क्या करें? आप बताइए। वेल, वो कहते हैं कि आपके घर से फर्ज, मैं यूं कर लीजिए, यूं समझिए, आपके घर से एक शख्स को उठा लिया गया है। जी बिल्कुल। आप पूछते फिर रहे हैं इसने जुर्म क्या किया है, कोई आपको जवाब नहीं देता। आप जाते हैं थाने में, वो कहते हैं जी हमारे पास तो हम तो पर्चा नहीं काटेंगे। आप अदालत में जाते हैं पर्ची लेके कि खुदा का वास्ता है मेरे घर से एक बंदा उठाया, मुझे बताएं तो सही कहाँ है, जिंदा नहीं है, जुर्म क्या था, मुकदमा कहाँ है, किसने उठाया, क्यों उठाया, या आप पूछते हैं। अदालत आपकी पर्ची लेने से इनकार कर देती है। आप एक प्रेस क्लब के सामने पहुंचते हैं, वहां पर रेंजर्स या पुलिस के अधिकार आपको डंडे मार के वहां से भी भगा देते हैं।
क्या करें? आप खुदकुशी करें, ये खुदसोजी करें, क्या करें? ये सिर्फ असल में पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऐसा यूनाइटेड ठीक है, स्टेट्स लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट्स की शहरी नहीं है, जी, हम बिल्कुल पाकिस्तान हम के नहीं शहरी। पाकिस्तान में हजारों लोग, मैंने आपको अर्ज किया 6000 अफराद, पाकिस्तान का जावेद इकबाल साहब का जुडिशल कमीशन कह रहा है 6000 अफराद को मुशर्रफ ने दिए। जी बिल्कुल, पिछले 10 सालों से असल में मिसिंग पर्सन अब नहीं हो रहे, ठीक है, पिछले 10 सालों से ऐसी चीज नहीं है रिकॉर्ड। ताजा देखिए ना, ताजा तरीन इत्तलात ये हैं, कई 100 अफराद सिंध से ताजा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल नवंबर में एक रजा खान लाहौर से, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्कूलों के दरमियान राबितों का काम कर रहे थे, एक पीस प्रोजेक्ट था, उन्हें उठा लिया गया 6-7 माह तक, 8 माह तक, बल्कि शायद ज्यादा, शायद कुछ दिन पहले इनको रहा किया गया, और वो खामोश हैं, बात नहीं कर सकते। उसी तरह जो एक और बच्ची थी, क्या नाम था उसका, चांदी के क्या नाम था, वो शहजादी, वो गायब रही और उसे कई सालों के बाद उसे रिहा किया गया। आप ये कह रहे हैं कि शायद अगवा नहीं हो रहे, मालूम नहीं कि आपको किसने कहा है। पाकिस्तान में हर वो आदमी ऑन द लिस्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इसमें इस चीज की जरूरत मौजूद है। और जो भी यानी लोग इस वक्त ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के वसातत से मैं भी ये कहना चाहता हूँ, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको, और इसको पब्लिक इन्वेस्टिगेट करे, यानी जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इन्वेस्टिगेट करें, हकायक को सामने लेकर आएं, हकायक को पब्लिश करें, अवाम को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें बजाय अवाम से डिस्टेंस होने के। लेकिन अवाम को इन्वॉल्व क्यों करें, वो क्यों करें जो खुद गायब कर रहे हैं? लेकिन अब सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जब उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। हमें उस पॉइंट की तरफ देखना चाहिए, हमें उस रुख की तरफ अपना किबला करना चाहिए, और हमें उस तरफ चलना चाहिए, उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करें चीजों को, इदारों में उसके मुताबिक अगर इदारों की जरूरत है वो बनाएं, अगर कवानीन में तब्दीली की जरूरत है नए कवानीन बनाएं। ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की अदालत उज़्मा जो लापता अफराद के अहले खाना से कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता मेरे मुल्क की एजेंसियां तो उनको गायब करती हैं, क्या वो ये हुक्म नहीं दे सकती कि जो लोग जिन लोगों को एजेंसियों ने गायब किया था वापस आ गए, वो यहाँ अदालत में पेशुमार बयान रिकॉर्ड करवाएं? अगर अदालत इस तरह का फजूल काम करेगी तो डैम कौन बनाएगा, अस्पतालों पे छापे कौन मारेगा, और मुख्तलिफ किस्म के सियासी बयानात कौन देगा, टीवी पे कौन शुगल मेला लगाएगा? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। अब इसे बताइए, आप अगर आप चीफ जस्टिस हैं, तो आप अगर वाकई सॉल्व करना चाहते हैं, वाकई अगर आप तो आप कहेंगे नहीं जो बंदे लापता होके वापस आए जरा वो उनको पेश किया जाए मेरे सामने? देखिए आतिफ भाई, मैं एक यहाँ पर बड़ी दस्ता एक बात करना चाहूंगा कि मैं एक बड़ा छोटा सा सिविलियन हूँ, ठीक, मेरे फौज के साथ अब ताल्लुकात नहीं है, और मुझे फिर पाकिस्तान भी जाना होता है, ठीक है, तो ना तो मैं अदलिया पे कोई बात करूंगा ना फौज की अलग बात। तो यानी आपको भी गायब होने का खतरा है? नहीं, गायब होने का खतरा नहीं है, लेकिन चीजें हम बेहतर कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि भी आप बेहतरी की तरफ ले जाएं। हम कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं? कानूनी है, तो फिर खतरा किस बात से है? खतरा किस चीज से? कमेंट करने जो से। गैर कानूनी करते हैं, खतरा उन लोगों को होना चाहिए इस मुल्क में जो दहशतगर्दी करते हैं, जी बिल्कुल, खतरा उन लोगों को होना चाहिए जो कत्ल करते हैं, खतरा उनको होना चाहिए जो रेप करते हैं, खतरा उनको होना चाहिए जो फिरका वारियत फैलाते हैं, खतरा वो उनको होना चाहिए जो इस मुल्क का दस्तूर तोड़ते हैं, मगर बदकिस्मती से उनको खतरा नहीं है। खतरा हम जैसे बात करने वालों को है, ये है बुनियादी मसला जी, ये हकूक का मसला है, बुनियादी हकूक। अच्छा फैयाज, ये बताइए, आपको लगता है कि आखिर में खत्म करते हैं गुफ्तगू, काफी मेरी तवील हो गई गुफ्तगू, आपको लगता है कि रियासत इस शहर अपने मुल्क के शहरियों के साथ मुखलिस है? क्या महाजिर, बलोच, सराइकी, सिंधी, पश्तून, कबायली, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, इन सब के शिकवे गलत हैं? और क्या रियासत, वो फैज साहब का एक बड़ा अच्छा मशहूर किस्सा है, वो गालिबन 83 की बात है, जब फैज साहब बीमार होकर वापस आ गए थे, गालिबन उस वक्त की बात है या शायद उससे पहले की, वो बताते हैं कि वो जो मुख्तलिफ कौम परस्त बैठे हुए थे जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले थे, तो उन्होंने एक कुछ ने कहा जी कि अगले कुछ साल में पाकिस्तान टूट जाएगा, और कुछ ने कहा जी कि तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो कौम परस्त लोग थे या जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे वो कह रहे थे। फिर साथ में जो दूसरे लोग थे वो कहने लगे जी कि जो है वो पाकिस्तान कब जो है वो कमजोर हो जाएगा, पता नहीं उन्होंने कुछ और कहा,
तो उन्होंने कहा जी फैज साहब आपकी राय क्या है? तो उन्होंने कहा जी मेरी राय ये है कि मुझे लगता है कि इन्हें ऊंजी चलना है। तो आपको क्या लगता है कि असी ऊंजी चलना है? कोई वे फॉरवर्ड है नहीं सारे को? नहीं, हमारे पास वे फॉरवर्ड हो या ना हो, चीज़ें उसी तरह से नहीं चल सकती। बदलते हालात में चीज़ों को बदलना है, बदलते रहना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ख़ास कर ऐसे खित्ते में जहाँ इस तरह की अफरा तफरी हो, उसमें तो कोई फर्द वाहिद अगर ये समझता कि चीज़ें मुकम्मल उसके कंट्रोल में है तो वो वक्ती तौर पे कुछ चीज़ों पे वो काबिज हो सकता है, मुकम्मल नहीं, ये निकल जाएंगी चीज़ें हाथ से। जहाँ तक बात है रियासत की, जब पाकिस्तान बना था तो उसके बनने के बाद जो हिजरत हुई थी उसमें बहुत सारी जानें गई थी, बहुत बहुत जो है ना अफसोसनाक काम हो गया था। और अब खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान जो है इसको कोई मसला हो, जैसे पीछे 70s में हो चुका है बांग्लादेश का, तो फिर इससे भी बुरे हालात होंगे। तो इसे ये बना है, इसे कायम रहना चाहिए, इसे चलना चाहिए। जहाँ तक बात है रियासत की, रियासत उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से रियासत को नज़र आना चाहिए या रियासत होना चाहिए। रियासत नाम है कुछ असूलों का, अगर वो असूल नहीं होंगे तो उसे आप और बहुत कुछ कह सकते हैं। माजरत के साथ आप उसे रियासत नहीं कह सकते, आप उसे वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस तरह की कोई चीज़ कह सकते हैं, वो रियासत नहीं होगी। रियासत वो होती है जिसमें इदारे हों और आवाम को हक हासिल हो, आगाही हो और उसको वोट का हक हो, उसका आइन दस्तूर आवाम की मर्जी का हो, वो अपनी फलाह व बहबूद के लिए खुद आइन बनाए। सही। अगर इस तरह से कर लिया गया या इस तरह करने की तरफ कदम बढ़ाया गया तो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ना किया गया तो फिर जब आप अपनी वो कोशिश करते रहेंगे तो फिर हालात ये डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या होता है, आवाम के साथ क्या होता है, फिर सब बराबर हो जाएंगे। तो मेरी तो यही राय है कि मेरा तो यही ख्याल है कि ये अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें बड़े आप समझ लेंगे बड़े तगय्युरात होने वाले हैं। तगय्युरात तो होते रहते हैं, ये कायनात मुसलसल हरकत में है, ये तगय्युरात तो हो रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि वो रोक सकता है तो वो नहीं। इसी तरह की तहरीक जिस तरह वो है पश्तून तहरीक, अभी जैसे नवाज शरीफ साहब को आप ले लें, कभी किसी ने सोचा था कि नवाज शरीफ साहब पे गद्दारी का इल्जाम लगेगा? एक मतलब पंजाबी सियासतदान को कहा जाएगा कि ये गद्दार है, और फिर नवाज शरीफ साहब जो एक मस्त किस्म के सियासतदान थे, अपने आप में मस्त रहने वाले, वो ना कर देंगे और उनके ना करने के बाद इस तरह के हालात हो जाएंगे और वो तकरीरें करेंगे। नजर बजाय यही लगता है कि कुछ काबू वाबू किया गया है उन्हें, लेकिन जो वो कर गए हैं ना, अब जो पंजाबी नौजवान और पंजाबी लोग अब वो जो बहस करते हैं या जिस चीज को डिस्कस करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने बार्सिलोना में सुना, कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे जी कि ये नून लीग वाले कैसी बातें करते हैं। भाई उनका सियासी हक है, उनका लीडर है, उनके साथ हुए, उनका नुक्ता नजर है, आप दलील दें, उन्हें गलत करार दे दें, ठीक है, आप उन पे फतवा क्यों सादर करते हैं? आप बैठे ना उनके साथ बात करें, उन्हें बताएं, आप बताएं ना जी आपके चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, और जो आपके खुफिया अदारे हैं, अभी जैसे जस्टिस साहब हटाए गए हैं, एक वो जिनके बारे में कहा जा रहा है जी वो ये जमातिया है और ये है वो, होंगे, लेकिन क्या आपने उनको इस तरह से हटा के दिनों में फैसला करके ये बता नहीं दिया कि वो सही कह रहे थे? तो इस तरह की चीजें जो हैं ये क्या करेंगी? ये इसमें फिर वो गैप क्रिएट होंगे जिसमें नई चीजें सामने आएंगी। तो इस तरह से तसलसल में चीजें रहेंगी तो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, कितना बड़ा आपको झटका लग सकता है, किसको लग सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अच्छा, आप हमारे बहुत से दोस्त हैं, साजिद महमूद शाह, इन्होंने, मैं जब अभी फिनिक्स में था, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। इनकी एक तंजीम है सहराए अदब के नाम से, ज़ाहिर फिनिक्स एक सहरा है और सहरा के अंदर इन्होंने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया और वहाँ पर बहुत सारे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। अच्छा, अगर बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, ये आखिरी सवाल है, उसके उत्तर उसका सबसे बड़ा वोट बैंक पीटीआई का वो नौजवानों का है। नौजवान पाकिस्तान के बेइंतहा ईमान ले आने की हद तक
वो पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं। आप क्या समझते हैं कि जो रवैया आप सोशल मीडिया पर पीटीआई के अहबाब का देखते हैं, गाली गलोच या दलील से बात ना करना, बल्कि जो शख्स भी मुखालिफ नजर आए उससे बदतमीजी करना, ट्रोलिंग करना, क्या आपको लगता है कि ये रवैया नौजवानों का अपने तय है या इसको इनहेंस किया है जो पीटीआई की लीडरशिप ने? मुझे जहां तक लगता है कि इसको वाकई ही इनहांस किया इन लोगों की लीडरशिप ने। देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को दलील से कन्विंस करें। यूथ का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उनको प्रूव करना चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए। हम लोगों ने इनकी लीडरशिप समझ लें या मैं अपनी बात करता हूँ, हमने अपने बड़ों से ये सीख लिया हुआ है कि जो बात हमें पसंद नहीं है हमने उस पर फतवा दे देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ऊपर से नीचे एक पूरा हिरार्की है। आप लोगों को कन्विंस करें, यूथ को पॉइंट ऑफ व्यू रखें, दूसरों की बात सुने और अपनी बात को कन्वे करें और दलील से बात करें। तो हम लोगों को सीखने की जरूरत है, एटिकेट सीखने की जरूरत है कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन ये जो पीटीआई के नौजवान खुसूसन छोटी सी बात, बाकी अब ये आपसे भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, बाकी भी पार्टियों के नौजवान हैं, कई लोग उसमें बहुत बदतमीजी करते हैं। हम माजी में भी दिखते रहे, जब हम जरदारी साहब के खिलाफ लिखते थे तो जेल आ जाते थे, कुछ जुमला वो भी कस देते थे, या नवाज शरीफ के सामने आ जाते तो नवाज शरीफ के बारे में कभी बात होती तो नून लीग का कोई आदमी आ जाता था। लेकिन अब हालत जरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो बात करते हैं तो वो फिर एक गंदी गालियां, बदतमीजी, गरम खून है ना, इनका बात माँ बहन के ऊपर, यानी कोई लिहाज नहीं, कोई इंसानियत नहीं है। असल में ये एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है, वो है पारसाई। आप खातून अव्वल को देखें, वो किस किस्म का लिबास पहन के तो वो इंटरव्यू देने आई। अब कोई पूछने वाला नहीं, ना खातून अव्वल को, ना उस सहाफी को जिसने वो इंटरव्यू किया, कि इसमें आपने क्या मैसेज दिया है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपने कौम को मयार क्या दिया है मुल्क चलाने का। पारसाई वो बता रही हैं कि वो इतनी इबादत करती हैं। आप इबादत तो छुपाने वाली बात है, आप नफली इबादत करते हैं तो उसका प्रचार तो नहीं करना आपने जाके। क्या साबित क्या करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, स्टैंडर्ड है पारसाई। अब आप ये देख लें, इमरान खान साहब की आप जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थ्रू आउट कैंपेन देख लें आप सारी, वो नवाज शरीफ को फोकस करते थे। एक लफ्ज यूज करते थे, करप्ट और करप्शन। अब करप्शन आप जानते हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं करप्शन क्या है। करप्शन करप्ट से है, करप्शन ये इंग्लिश वर्ड है। और एक गोरा जब लफ्ज बोलेगा करप्शन तो उसके हाँ उसका एक थॉट होगा, भाई ये सिस्टम करप्ट हो गया है, इट मीन्स कि ये खराब हो गया है निज़ाम, या करप्शन है इट मीन गड़बड़ है, खराबी है। पाकिस्तान में चूंकि वो नवाज शरीफ साहब के लिए एक बयानिया पैदा करना था, उनको हटाना था, तो करप्शन को माली बदउनवानी से जोड़ा गया है। और अलमिया ये है कि माली बदउनवानी कहां नहीं है, कहां नहीं है माली बदउनवानी। या आप इसको यूं देखें कि फ्लैट्स खरीद लिए नवाज शरीफ ने, पैसे बना के तो फ्लैट खरीद लिए वहां पे। कोई बंदा ये बताए या समझाए इन सादे लोगों को कि क्या कहीं एक ढेर कुछ रुपयों का पड़ा था और नवाज शरीफ और उसकी बेटी आई, उन्होंने थैले में भरे और दोनों बाप बेटी उठा के ले गए और कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था इस मुल्क में। आपकी अदालत ने उन्हें बुलाया है, वजारत उज़्मा से हटाया है, फिर आपने उन्हें एक तमाशा लगाया, एक पूरा तमाशा लगाया। फिर आप वो गए हैं, उसकी बीवी बीमार है, उसको आप वापस लेके आए हैं, फिर आपने उनको जेल में डाला है। पूरी कौम ऐसे लगी हुई उस तमाशे पे, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किधर जा रहे हैं। क्या वो पैसे सिर्फ वो दो बाप बेटी जानते थे कि ये पैसे, या वो सफदर को पता था, वो देख रहा था कि लेके जा रहे हैं, या उसके अलावा भी कोई लोग इन्वॉल्व थे? ये करप्शन ऐसे तो नहीं। देखना जैसे अब्दुल कदीर खान साहब है, वो अकेले ही तो एटम बम दे रहे थे। हाँ, ये ऐसे ही है ना, ये क्रिएट की गई हैं चीजें, लोगों को ये एक बयानिया दिया गया है, करप्शन 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 करप्शन। और आप कौन नहीं है करप्ट? आप किसी को 10 20 50 नहीं, इमरान खान के बारे में तो कहते हैं कि वो करप्ट नहीं। अब वो जो डेफिनेशन करेंगे उसके तहत वो करप्ट नहीं होंगे। माली करप्शन नहीं किया। आप डेफिनेशन देंगे ना, माली बदउनवानी करेंगे तो वो नहीं होंगे करप्ट। लेकिन अगर आप वो करना शुरू करेंगे तो मैं आप भी निकल आएंगे, इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब भी निकल आएंगे, वो आज आर्मी चीफ साहब भी, वो फिर तो वो सारे निकल आएंगे। तो जहां तक ये बात आपने की है गालियों की, पीटीआई के दोस्त जो हैं वो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो करते हैं इस तरह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये एक अमूमी रवैया है।
इसमें वो नहीं, मैंने कहा इस वजह से नहीं है कि वो पीटीआई नहीं, मैंने ये ऐसा नहीं कहा। मैंने हाँ, सोचा फिर- हमारे यहाँ बहुत हाँ ज्यादा- इसमें रुझान ज्यादा है हाँ, उसका। मुझे मुकम्मल कर लीजिए। ये ओवरऑल यूथ का, पाकिस्तानी यूथ का मसला है। अभी तो आपने देखा होगा हारून रशीद साहब की एक आई है ऑडियो, उसके बाद हसन निसार साहब के फरमूदात निकले हैं। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ढके चुप आप यहाँ यूरोप में रहते हैं, आप ये देखिए, ये एक जायजा लीजिए। आप जो जबान गली में बोलते हैं आप घर में बोल सकते हैं। पाकिस्तान के गली मोहल्ले में जो मर्द आपस में बोलते हैं वो घरों में नहीं बोली जाती। दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह माँ बहन की वो की जाती है बात गली में, वो घर पे नहीं होती। ये इखलाकी गिरावट है, ये मुनाफकत है। यूथ में ये चीज बहुत पाई जाती है। हाँ, पीटीआई को क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे से उसको इस्तेमाल किया है। ऐसे जाले, ऐसे फौजी तैयार किए हैं जिनका कोई बैरियर, कोई पैमाना नहीं, वो उनकी कंपेन जो है उसको आगे लेके बढ़े हैं। खैर, ये नून लीग में भी लोग हैं, पीपी में भी हैं, जैसे आप कह चुके हैं। तो इसका तो मेरा ख्याल है सबको मिलके जो है वो सोचना होगा। ये एक कौमी मसला है। देखिए, सवाल नंबर 1 से मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे इलाकाई रवैये हैं, ये पाकिस्तान का रवैया है। ठीक है सैफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। एक खूबसूरत शाम आप लोगों के साथ गुजरी, एक अच्छा सेशन हो गया। हमारे बहुत सारे दोस्तों तक भी आपकी बात पहुंच गई। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बल्ब का हिस्सा बने, और उम्मीद है कि हम जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे, और इसी तरह से मुश्किल मौज़ूआत पर, जिन पर उमूमन बात हो नहीं सकती, डर लगता है, खौफ होता है, लालच और दीगर मामलात उसमें मुलव्वस होते हैं, तो उनको हम, उन बैरियर्स को तोड़ के हम कोशिश करेंगे कि उन मुश्किल मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।